हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ लेते हैं। ऑयल नो बार इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है वेनेजुएला नाम की कंट्री पे, जिस पे यूएस ने लगा रखे हैं बहुत सारे सैंक्शंस। लेकिन जैसे ही एनर्जी क्राइसिस आया, यूएस ने सभी सैंक्शंस को वेनेजुएला से हटा दिया। तो यूएस की एक स्वार्थी जो नीति है, डिप्लोमेसी है, उस चीज़ के ऊपर कमेंट करके इस आर्टिकल में लिखा गया है। चलिए आज का क्विज़ आपको दिखाते हैं। आर्टिकल इन्फॉर्मेटिव है और क्विज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भी सीखोगे ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्विज़ जो है ना, इसको अपनी कसौटी बना करके चलो। आपने कितना सीखा यहाँ से आपको पता लगना चाहिए। चलिए, कह रहा है जी ऑयल नो बार। देखिए, बार का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर पाबंदी, लिमिटेशन। कई बार आपने सुना होगा ना, भाई इस चीज़ को बार कर दिया गया है, इस चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया गया है। कह रहे जो तेल है ना, तेल अब कोई बार नहीं है। अब तेल कोई भी लिमिटेशंस नहीं है वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला के ऊपर तेल के सारे सैंक्शंस को हटा करके अब इस देश को तेल बेचने की इजाज़त जो है दे दी गई है। और दूसरी बात इससे क्या निकली, जब ऑयल की बात होती है, जब तेल की बात होती है, तो अमेरिका की डिप्लोमेसी का कोई बार नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑयल के नाम पे अमेरिका किसी भी देश पे कब्जा कर सकता है, किसी भी देश को हमला कर सकता है और किसी भी देश से दोस्ती कर सकता है। तो दोनों ही तरीके से ये आर्टिकल लिखा गया है ना, ये टाइटल दोनों ही तरीकों को बता रहा है। ऑयल नो बार। बात हो रही है ऑन वेनेजुएला पॉलिटिकल क्राइसिस की। वेनेजुएला में जो राजनीतिक क्राइसिस अभी चल रहा है उसकी। क्राइसिस का क्या मतलब होता है? क्राइसिस का मतलब होता है तूफान, आपदा, कोई मुश्किल वक्त जो होता है उसको बोलते हैं क्राइसिस। विपत्ति बोलते हैं हिंदी में, विपत्ति। अब ये जो क्राइसिस नाम का वर्ड है ना, इसकी एक खासियत मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो सारे वर्ड्स हैं, क्राइसिस, बेसिस, थीसिस, हाइपोथेसिस और पैरेंथेसिस, एक काम करते हैं, इनको बीच में ले आते हैं। ठीक है, ऐसे। इन सभी वर्ड्स की ये खासियत है कि इनके लास्ट में आता है आई एस। आ रहा है ना, आई एस। और अगर आप इनका प्लूरल बनाने जाओ तो आप जनरली इनका प्लूरल ऐसा बनाओगे, क्राइसिस, क्राइसिस, और लास्ट में ई एस और लगा दोगे। ऐसा ही करोगे ना भाई, पीछे एस आ रहा है तो ई एस और लगा दोगे। वैसे ही बेसिस, बेसिस का मतलब है आधार। जब इसका प्लूरल बनाओगे तो आप बना दोगे बेसिस और पीछे ई एस लगा दोगे। लेकिन इन वर्ड्स का प्लूरल ऐसे नहीं बनता। इन वर्ड्स का प्लूरल आपको ध्यान रखना है। क्राइसिस का प्लूरल बनाने के लिए आपको क्राइसिस ही लिख देना है और फिर आई एस को ई एस में बदल देना है। वैसे ही बेसिस का प्लूरल बनाना है तो बेसिस लिख दो, पीछे लगा दो ई एस। थीसिस का प्लूरल कैसे बनेगा? ऑफ कोर्स थीसिस ही बनेगा, बोलेंगे उसको थीसिस ही, लेकिन उसमें आई एस की जगह ई एस लगा होगा। हाइपोथेसिस और थीसिस ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, हाइपोथेसिस, तो इसमें भी ई एस लगा के प्लूरल बना देता हूँ। और लास्ट में बचा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब समझा देते हैं आपको क्या होता है। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ब्रैकेट्स, इनको लैंग्वेज के टर्म्स में बोलते हैं, मतलब लैंग्वेज की स्टडी में बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये जो ब्रैकेट्स है ना, दो, दिस ब्रैकेट्स आर कॉल्ड पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो वो भी ऐसा ही बनेगा, पैरेंथेसिस। चलिए, याद रखना, आज के क्विज में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल के टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी वेनेजुएलास निकोलस मदुरो शुड मेंट टाइज विद द वेस्ट एंड जॉइन टॉक्स विद द ऑपोजिशन। कह रहे वेनेजुएला के जो निकोलस मदुरो हैं, ये कौन है? वेनेजुएला के एक तानाशाह हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया ने वेनेजुएला से किनारा कर रखा है। सारा तेल वेनेजुएला आज बेच ही नहीं पा रहा है, इतना सारा तेल होने के बावजूद। कह रहा है जो तानाशाह है ना वेनेजुएला का, मदुरो, अब इस तानाशाह को मेंड कर लेना चाहिए अपने टाइज को। मेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को मरम्मत करना, फिक्स करना, रिस्टोर करना। तो इसको फिक्स कर लेना चाहिए, मरम्मत कर लेना चाहिए अपने रिश्तों को, टाइज को। और किसके साथ भाई? द वेस्ट के साथ, सभी पश्चिमी देशों के साथ। और दूसरा काम इसको ये करना चाहिए, इस आदमी को ज्वाइन करना चाहिए टॉक्स को, बातचीत को। और ये बातचीत होंगी विद द ऑपोजिशन, वेनेजुएला के विपक्ष के साथ। तो मदुरो के ऊपर अभी यूएसए ने थोड़ी सी नरमी बरती है ना, इसके ऊपर सैंक्शंस भी हटाए जा रहे हैं। तो इसके पास एक मौका है, सारे वेस्ट से अच्छे से अपने टाइज को मरम्मत कर ले, ताकि वेनेजुएला जो है गरीबी के घर से बाहर आ सके। अब देख लो सेंटेंस की स्ट्रक्चर। मदुरो सब्जेक्ट है, इसकी दो वर्ब्स हैं। वर्ब नंबर 1 है शुड मेंड। मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना, रिस्टोर या फिक्स करना। और इसकी दूसरी वर्ब है शुड ज्वाइन। शुड को दूसरी बार इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। एक ही क्लोज में जब एक ही हेल्पिंग वर्ब
एक से ज़्यादा बार आ जाए तो पहली बार में लिख दो और दूसरी बार में छोड़ दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अच्छा एक सवाल आपसे यही कर लेता हूँ मैं, जिन लोगों को आता हो कमेंट्स में बताना। ये जो वेस्ट देख रहे हो, डब्ल्यू बड़ा है, द वेस्ट लिखा हुआ है, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि यहाँ पे द लगाया गया वेस्ट से आगे? आपको आर्टिकल्स के रूल पढ़ाए हुए हैं सारे, कब द लगाना है कब द नहीं लगाना है। जोग्राफिकल लोकेशंस के आगे द नहीं लगता है। वेस्ट भी एक जोग्राफिकल लोकेशन है, पश्चिमी देशों की बात हो रही है, यूएस, कनाडा, यूके, है ना। फिर ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि इस पश्चिमी देश मतलब इस जोग्राफिकल लोकेशन के आगे हमें द को लगाना पड़ा? याद करोगे, थोड़ा नोट्स निकालोगे तो आपको याद आएगा। कमेंट्स में डालना जिन लोगों को याद आता है। अब आगे बढ़ के इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी आपको दिखाते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। साथ ही टेक्स्ट बुक पास पे अभी चल रही है बहुत ही अच्छी वाली सेल, 270 रुपये में 12 महीने की जगह 18 महीने का पास आपको दिया जा रहा है, 1.5 गुना वैलिडिटी के साथ में। देखो अभी क्या है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके, अभी जब एग्ज़ाम्स फिर से रिलीज़ होंगे, फिर से लॉन्च होंगे, एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आएंगे, तब यही पास 270 वाला ये 400 का कर देते हैं, है ना। तो ये ऑफ सीजन वाली सेल्स हैं, इनका फ़ायदा ले सकते हो। वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा मिल जाती है और प्राइस भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। 1.5 साल की वैलिडिटी आपको मिल रही है। कमेंट सेक्शन में जाओ, फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा है पास का, क्लिक करोगे 18 महीने का पास दिखाएगा, 300 रुपये का, 299 का। इस पे अलग से डिस्काउंट लेना है तो कोड लगा लेना YD10। कोड लगाते ही 299 वाला प्राइस हो जाता है 270 का। एक ही पास के अंदर 55,000 मॉक टेस्ट 640 एग्जाम से कवर्ड है। जाके इसी पास से आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। 3 दिनों का ऑफर है, 30 नवंबर तक का। अगर पास लेना चाहते थे तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय द पास। चलो जी, वो कैब शीट है अपनी, 5 वर्ड्स हैं अपने पास आज, एक नया है 4 पुराने हैं। पहले नया वाला देख लो, सरकमवेंट। अगर इस वर्ड को याद ना कर पाओ तो ब्रेक कर लेना। सरकम मतलब गोल गोल, सर्कल सर्कल जैसा, और वेंट का मतलब है जाना, गो वेंट गोन, है ना, उसी से वेंट को बना के रख लो। मान लीजिए आपका रास्ता है ये, या ये आपका रास्ता है, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा है। अब क्या करोगे आप, यहाँ से इससे जाने के लिए या तो पत्थर को हटाओगे या पत्थर के ऊपर से जाओगे, और सबसे अच्छा तरीका क्या है, अब ऐसे चले जाओगे। बस इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमवेंट करना। गोल घूम करके किसी मुश्किल चीज़ से वेंट कर लेना, अपना रास्ता निकाल लेना, उसके चारों तरफ से गोल घूम के, है ना, उसको बोलते हैं सरकमवेंट करना। अब ज़रूरी नहीं है फिजिकली ही गोल घूमो, कोई ऐसा कानून है जो आपके रास्ते में आ रहा है, आपके आड़े में आ रहा है, आपने अपनी उंगली को टेढ़ा करके घी निकाल लिया, उस कानून को आपने कोई मतलब निकाल लिया है ना, उसकी कोई तोड़ निकाल ली, तो भी आपने उस कानून को सरकमवेंट कर दिया। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे याद रखना है इसको सरकम नेविगेट भी बोल सकते हैं। नेविगेट करना भी गो करने के जैसा ही है, दोनों का मतलब है जाना या आना। सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और HNIs ओपन देयर अकाउंट्स इन स्विट्जरलैंड एंड पनामा टू सर्कमवेंट इंडियाज टैक्स लॉज। कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब होता है अमीर लोग। कुछ ऐसे अमीर लोग हैं जो अपने बैंक अकाउंट खोलते हैं स्विट्जरलैंड में और कनाडा पनामा में, ताकि वो बाईपास कर सकें, सरकमवेंट कर सकें इंडिया के टैक्स लॉज को। भारत में पैसा रखेंगे तो यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स लॉज के, समझ गए ना, चारों तरफ गोल घूम करके अपना जो है पैसा बचा लेते हैं। इसको बाईपास वर्क अराउंड भी बोलते हैं। आज वर्क अराउंड नाम का सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड है आयरन आउट। आयरन आउट का मतलब होता है रिजॉल्व करना, सेटल करना चीज़ों को, और ये वर्ड बना है इस्त्री से यानी प्रेस से। जब आप प्रेस करते हो, आयरन करते हो किसी चीज़ को, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रेस से उसकी सलवटें निकाल रहे हो। इसी तरीके से अगर कोई रिश्ता है जिसमें सलवटें पड़ी हुई हैं, जहाँ पे मतभेद हैं, आप उस रिश्ते को भी अगर सुलझा दो तो आप उस रिश्ते को आयरन आउट कर देंगे, जैसे एक प्रेस एक कपड़े को आयरन करती है। आ रही है बात समझ में? सलवटें निकालना, है ना, इसका मतलब ये हो सकता है। आयरन आउट को रिजोल्व, सेटल, रेकनसाइल, हार्मोनाइज, स्मूथ ओवर भी बोलते हैं। अ मीटिंग वॉज कॉल्ड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। एक मीटिंग को बुलाया गया था सुलझाने के लिए, आयरन आउट करने के लिए सभी मतभेदों को मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। तो प्रेस यानी इस्त्री से इसको कनेक्ट करके रखना आयरन से। चलिए, रिकनसाइल इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है कैटलिस्ट। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो कैटलिस्ट आप जानते होंगे, ये एक इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं जो किसी रिएक्शन को तेज कर देते हैं। जैसे दूध से दही बनाने के लिए आप उसमें हल्का सा कुछ खट्टा मिलाते हो, है ना, कुछ नींबू वींबू मिलाते हो, तो नींबू एक कैटलिस्ट का काम करता है रातों रात दूध को दही से बदलने में। तो कैटलिस्ट होता है एक मोटिवेटर, एक स्टिमुलेंट, एक इम्पेटस। अ डिले इन प्रोवाइडिंग वेजेस टू द वर्कर्स एक्टेड एज अ कैटलिस्ट टू द स्ट्राइक। एक डिले जो आया था मजदूरी देने में वर्कर्स को, उसने कैटलिस्ट की तरह काम किया, उसने मोटिवेटर की तरह काम किया इस स्ट्राइक के लिए। चलिए, अगला वर्ड है रैंप अप। देखिए, रैंप अप जो है ना, बड़ा इजीली आप समझ सकते हो कंस्ट्रक्शन से।
अगर आपने कंस्ट्रक्शन देखा हो, रैंप बनता तो देखा होगा कभी, घर के बाहर बनता ना रैंप। तो होता क्या है, मान लीजिए ये आपका घर है, एक सेकंड रुको, पेन ले लें हाथ में। ये आपका घर है, ये बाहर में एक रैंप है। अब इस रैंप को आपने क्या किया, इसके ऊपर एक और रैंप बना दिया, फिर इसके ऊपर एक और रैंप बना दिया। एक्चुअल में इस रैंप को बना बना करके आप इस ज़मीन के लेवल को ऊपर ला रहे हो। तो रैंप अब का मतलब ही ये होता है, रैंप बना बना के किसी चीज़ के लेवल को ऊपर लाना, अपग्रेड करना। आ रही है बात समझ में? अब ये फिजिकली मत समझो। एंड्रॉइड पहले 5 आया, 4 आया, 3 आया, फिर उसके बाद 6 आया, 7 आया। अब ये एंड्रॉइड को रैंप अप करते जा रहे हैं, एंड्रॉइड 13, 14 तक पहुंच गए हैं। अपग्रेड करना, किसी चीज़ को लेवल अप करना, स्केल अप करना, है ना। जैसे विंडोज़ है, पहले XP थी, फिर विंडो 2000 आई, फिर 3 आई, फिर 10 आई, 11 आ रही है। तो ये रैंप अप किया जा रहा है, विंडो को अपग्रेड किया जा रहा है। द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्पेंडिंग बिलियंस टू रैंप अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया भर की सरकारें बिलियन स्पेंड कर रही हैं रैंप अप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, ऊपर लाने के लिए अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को। चलिए, रैंप से यानी थड़े से इसको कनेक्ट कर लेना। लास्ट वर्ड है मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब होता है लाम बंद करना, किसी चीज़ को एक्शन के लिए रेडी करना। अगर अभी अपने आर्मी कमांडर बोल दें कि चलो भाई 10,000 ट्रूप्स को भेजा जाए, कहाँ पे, LAC पे, चाइना के सामने, तो वो 10,000 ट्रूप्स को, 10,000 फौजियों को मोबिलाइज करेंगे, मेक रेडी करेंगे फॉर एक्शन के लिए। इसलिए इसको डिप्लॉय करना, एक्टिवेट करना और असेंबल करना भी बोलते हैं। इंडिया एंड चाइना हैव मोबिलाइज्ड मिलियंस ऑफ ट्रूप्स अलोंग द LAC। इंडिया और चाइना ने लामबंद कर दिया है, मोबिलाइज कर दिया है, एक्टिवेट या डिप्लॉय कर दिया है 10 लाख फौजियों को LAC के साथ साथ अलोंग द LAC। चलिए, 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे। इन वर्ड्स को आप देखोगे तो वहाँ पे आपका हो जाएगा रिवीजन। आर्टिकल कुछ ऐसा है, एक बार आप है ना गूगल में डालो वेनेजुएला, सर्च करना इमेजेस में जाके, बहुत ही ख़राब इमेजेस आपको दिखेंगी। लोग यहाँ पे महंगाई क्या 200% बढ़ चुकी है पिछले 1-1.5 सालों में। मतलब 1 रुपये की चीज़ 3 रुपये में मिल रही है, और काम है नहीं, बिजनेस है नहीं, नौकरियाँ है नहीं। और इस सब का रीज़न क्या है, अमेरिका। यहाँ पे वेनेजुएला में एक निकोलस मदुरो नाम का एक्टिविस्ट, वो बन गया यहाँ का प्रेसिडेंट। और बाद में पता लगा ये एक्टिविस्ट कम तानाशाह ज़्यादा है। अमेरिका से इसका झगड़ा हो गया, और वेनेजुएला जो चलता है तेल के ऊपर, इसमें तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। अमेरिका ने ये कह दिया कि वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदेगा, पूरी दुनिया को ऐसा बोल दिया, और वेनेजुएला को एक टेररिस्ट कंट्री घोषित कर दिया। अब इससे क्या हुआ, लोग भूखे मरने लगे। ये बहुत ऑयल रिच कंट्री ऐसा है कि आज वहाँ की औरतें, एक बड़ा पोर्शन औरतों का प्रोस्टिट्यूशन में जा चुका है। अब इस पर कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। वेनेजुएलन गर्ल्स हैं, बहुत बड़ा पोर्शन उनका प्रोस्टिट्यूशन में जा रहा है। तो ऐसे बुरी हालत वाली कंट्री वेनेजुएला से अब अमेरिका ने 2022 में बढ़ाया है दोस्ती का हाथ। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि वेनेजुएला के पास है तेल, और तेल जो है रशिया और सऊदी से जो आ रहा था वो हो चुका है महंगा। रशिया के ऊपर लग गए हैं सैंक्शन, और सऊदी ने तेल की प्रोडक्शन कर दी है कम। तो अमेरिका ने मजबूरी में आकर के वेनेजुएला के सैंक्शंस हटाए हैं, मदुरो को बोला है कि तुम अपना तेल अब बेच सकते हो। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इट इज़ अ वेलकमिंग मूव। अब मदुरो के पास एक मौका है अपने देश को फिर से खड़ा करने का। तेल बेचो, सबसे दोस्ती बना के रखो, वेस्ट को अपनी साइड कर लो, ताकि लोग भूखे मरने बंद हो। बस आज इसकी यही समरी है। मदुरो के लिए सजेस्टिंग टोन में आर्टिकल लिखा हुआ है। चलो अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। समझ गए ना? अब ये वेनेजुएला में क्या हो रहा है ये आपको डिटेल में आगे बताएगा। कह रहा है जी, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस डिसीजन टू ईज सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला एंड अलाउ शेवरॉन टू रिटर्न टू इट्स जॉइंट वेंचर ऑयल फील्ड्स मार्क्स द एंड ऑफ वॉशिंगटन्स मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन एम्ड एट आउस्टिंग प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो। कह रहा है जी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसला है, जो डिसीजन है, कौन सा फैसला भाई? फैसला है ईज करने का, आसान बनाने का। ईजी तो आप समझते हो, ईजी मतलब आसान, ये है एक एडजेक्टिव, इसी से वर्ब बनाई गई है ईज, किसी चीज़ को आसान बनाना। तो कह रहा है बाइडेन का जो डिसीजन है आसान बनाने का, नरम बनाने का, उन प्रतिबंधों को, उन सैंक्शंस को, जो सैंक्शन लगाए गए हैं वेनेजुएला नाम के इस देश पे। और दूसरा कौन सा डिसीजन है? डिसीजन है अलाउ करने का, इजाज़त देने का, शेवरॉन नाम की एक अमेरिकन कंपनी को, कि ये कंपनी रिटर्न कर जाए, फिर वापस चली जाए अपने जॉइंट वेंचर ऑयल फील्ड्स की तरफ, उन ऑयल फील्ड्स की तरफ जो वेनेजुएला में इसने जॉइंट वेंचर में खरीदे थे। कह रहा है ये जो डिसीजन है सैंक्शंस को कम करना और शेवरॉन को बोलना कि जाओ वेनेजुएला से तेल निकालो। कह रहा है ये डिसीजन जो है ना, मार्क करता है, निशान बनता है या निशान बनाता है एक एंड को, एक अंत को, जो है वॉशिंगटन की मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन का। वॉशिंगटन का वो कैंपेन, वो अभियान जिसमें मैक्सिमम प्रेशर वॉशिंगटन लगा रहा है। और ये कैंपेन कहाँ है, किस पे है? ये कैंपेन एम्ड एट है, इसके निशाने पे है। और क्या करना? आउस्टिंग प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो, वेनेजुएला के तानाशाह प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को आउस्ट करना। आउस्ट करना मतलब डिथ्रोन करना, गद्दी से हटाना, रिमूव करना।
सेंटेंस बड़ा आसान है, ये नए वर्ड्स हैं, आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं ना। तो बाइडन ने यही बोला, एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि हम पुराने प्रतिबंधों को अब थोड़ा सा नरम बनाएंगे, प्रतिबंधों को हटा भी देंगे। और अपनी कंपनी को बोला बाइडन ने, अमेरिकी कंपनी को, कि आप वेनेजुला जाके तेल को निकालो और वेनेजुला की सरकार से खरीद लो जाकर के उस तेल को। तो ये फैसला ही अपने आप में वाशिंगटन के इस कैंपेन को खत्म करता है जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था 2015-16 में। और ये कैंपेन है मैक्सिमम प्रेशर वाला, और इसका एम यही है कि कैसे भी करके निकोलस मदुरो नाम के आदमी को वेनेजुला के प्रेसिडेंट की कुर्सी से आउस्ट किया जाए, रिमूव या डिथ्रोन किया जाए। अब स्ट्रक्चर देख लो इसकी। डिसीजन की वर्ब है मार्क्स, इतना ही सेंटेंस है। डिसीजन दो तरह का है, टू इज एंड टू अलाउ। दूसरी बार टू नहीं लिखा गया क्योंकि एक बार आ चुका है। अगर इन्फिनेटिव सक्सेशन में आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं एक ही क्लॉज में, तो पहली बार टू लगा दो और बाद में टू को छोड़ दो। आउस्ट करना, रिमूव करना, डिथ्रोन करना, किसी को अपनी कुर्सी से हटाना। एम डेट का मतलब है किस चीज़ पे आपका निशाना है, किस चीज़ पे आपका ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ग्रामर का, थोड़ा सा आप बना लो यहाँ पे फ्लो, फिर उस कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे कह रहा है जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टुक यूएस सैंक्शंस टू द एक्सट्रीम बाय बारिंग ऑयल कंपनीज फ्रॉम ऑपरेटिंग इन साउथ अमेरिकन कंट्री। इतना ही पढ़ते हैं, लंबा सेंटेंस आगे। कह रहा है जी, पुराने प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, कह रहा है इन्होंने टेक कर दिया सैंक्शंस को, ले गए ये प्रतिबंधों को एक्सट्रीम तक, बहुत आगे तक। और कैसे ले गए? ऐसे करके, बाय लगा के बता रहा है, बार करके, बार बताया था ना, प्रतिबंध लगाना, बैन लगाना, बैन लगा करके ऑयल कंपनियों पे, और बार किस चीज़ का? ऑपरेट करने का इस साउथ अमेरिकन कंट्री में। साउथ अमेरिका में मिलेगा आपको, लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में ऑयल कंपनियों को ऑपरेशन करने पे बार लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप वहां से एक बूंद तेल नहीं निकालोगी। अब ये कौन सा वेनेजुएला है भाई? साउथ अमेरिकन कंट्री कौन सी है? करे जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट ऑयल के रिजर्व्स हैं, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल जिसमें पाया जाता है। अब एक काम तो इन्होंने ये किया, दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम लगा के बता रहा है, एंड बाय रिकॉग्नाइजिंग जॉन ग्वाइडो द सेल्फ डिक्लेयर्ड अनइलेक्टेड एक्टिंग प्रेसिडेंट। रिकॉग्नाइज करके जॉन ग्वाइडो नाम के आदमी को, जो खुद को ही डिक्लेयर करके बैठा है एक्टिंग प्रेसिडेंट, पर अनइलेक्टेड है, बिना वोट पड़े ये इलेक्ट हुआ है। आ रही बात समझ में? तो ट्रंप ने दो काम किए थे, कंपनी पे लगा दिया बैन कि इस देश में से एक बूंद तेल नहीं निकालोगी, इसका तेल नहीं बिकना चाहिए, ये देश गरीब हो जाए। और दूसरा, यहाँ पे जॉन ग्वाइडो जो है उसको हम प्रेसिडेंट मान लेते हैं, ये खुद को प्रेसिडेंट मानता है और अनइलेक्टेड है ना, तो मदुरो के सामने हम इसको सपोर्ट करेंगे। ट्रंप की वर्ब है टुक, ठीक है। ट्रंप ने ये एक्सट्रीम वाला काम किया, दो काम करके, बाय के बाद में बता रहा है, पहला काम है बारिंग और दूसरा काम है रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है, दोनों बाय से जुड़े हुए हैं और कुछ देखने वाला है नहीं। हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, तो द वर्ड्स क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब हमारी दुनिया की बात होती है तो हम द लगा के बताते हैं। वर्ड तो कई तरह के हैं, एनिमल किंगडम भी है, प्लांट किंगडम भी है, तो हम ह्यूमन किंगडम की बात करते हैं तो द वर्ड लगा के हम उसको बताते हैं। चलो और आगे बढ़ो, यहीं पे एक आरसी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। आपसे पूछा गया आरसी में, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स किस कंट्री में पाए जाते हैं, है ना, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। कह रहे जी, द पॉलिसी हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन वेनेजुएला's पॉलिटिकल क्राइसिस फॉर टू रीजन्स। कह रहे जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी उसका ना के बराबर ही असर पड़ा वेनेजुएला के राजनीतिक तूफान पे, विपत्ति पे, क्राइसिस पे, दो कारणों की वजह से। समझ गए इतना सेंटेंस? अब दोनों कारण आपको बताएगा इस कॉलम के बाद, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलन। अब क्या बता रहे कारण जी? फर्स्ट, मिस्टर ग्वाडो या ग्वाइडो नेवर मैनेज टू मोबिलाइज इनफ पॉलिटिकल कैपिटल टू शेक मिस्टर मदुरोज रिजीम। पहला रीजन ये है कि मिस्टर ग्वाडो, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट करके प्रेसिडेंट मान लिया, ये कभी मैनेज नहीं कर पाया कि ये मोबिलाइज करे, लामबंद करे, डिप्लॉय करे, गैदर करे, असेंबल करे पर्याप्त तौर पे पॉलिटिकल कैपिटल को, राजनीतिक निधि को। पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब है आपका जो सपोर्ट होता है पब्लिक का, वोटर्स का। तो कभी इतना वो सपोर्ट ही नहीं जुटा पाए ये आदमी मिस्टर ग्वाडो। और कितना सपोर्ट भाई? शेक करने वाला, हिला करके रख देने वाला मदुरो के रजीम को, मदुरो के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को। अब ये कौन सा प्रशासन है? ये वो रजीम है पावर्ड बाय द बोलिवेरियन ग्रास रूट्स मूवमेंट। ये वो रजीम है जो पावर्ड बाय है, जो पावर मिली हुई है जिसको बोलिवेरियन ग्रास रूट मूवमेंट के जरिए। अब ये ग्रास रूट मूवमेंट जो है ना, बोलिवेरियन, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। बोलिवेरियन शायद किसी बंदे का नाम है, बोलिवेरिया, इनके क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरी थॉट्स वाले थे, तो उन्होंने ही वहाँ से स्पेनिश लोगों को वेनेजुएला से भगाया था, है ना। थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, बाकी आप उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इनकी ग्रास रूट मूवमेंट थी जिन पे सवार होकर के मदुरो जो है यहाँ का प्रेसिडेंट बना था, है ना। तो इस प्रेसिडेंट को हिलाना मुश्किल हो गया मिस्टर ग्वाडो के लिए। तो पहला रीजन तो ये। अब दूसरा रीजन, एंड लगा के बता रहा है सेमी कोलम के बाद, कह रहे जी, एंड देन द रिजीम फाउंड अ वे
to work around the sanctions by selling its heavy crude at a discounted price to China and other countries। कह रहे दूसरा ये हुआ कि जो रिजीम है मदुरो का जिस पे लगे थे प्रतिबंध, उसने पा लिया एक रास्ते को, फाउंड कर लिया एक वे को। वर्क अराउंड करने का इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बाईपास करना, मैनेज करना, सरकम नेविगेट करना। याद है ना, कोई प्रॉब्लम है रास्ते में तो साइड में से निकल गए। तो रिजीम ने भी एक रास्ता पा लिया है साइड में से निकलने का इन सैंक्शंस के, प्रतिबंधों के। और कैसे? बेच करके, सेल करके अपने हैवी क्रूड को, अपने भारी कच्चे तेल को डिस्काउंटेड प्राइस पे चाइना और दूसरी कंट्रीज को। तो ये हुआ। सेंटेंस लंबा है लेकिन वर्ड फॉर वर्ड मैंने आपको बता दिया। अब इसकी देख लो स्ट्रक्चर। पॉलिसी की वर्ब हो गई हैड, गोडो की वर्ब है मैनेज्ड, मोबिलाइज जानते हैं आप, किसी को लामबंद करना, असेंबल करना, डिप्लॉय करना। रिजीम की वर्ब है फाउंड। रिजीम का मतलब है प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ बात हो रही है मदुरो के प्रशासन की। वर्क अराउंड करना, सरकम नेविगेट करना, सरकमवेंट करना, ओवरकम, मैनेज, बाईपास करना। याद है ना, ये वर्ड सारे आपको करवा चुका हूँ। कहाँ गया वर्क अराउंड? सरकमवेंट है ना, सरकमवेंट, वर्क अराउंड एक दूसरे के सिनोनिम्स है। आगे क्या हुआ? कह रहे जी द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड द ट्रम्प लाइन इन इट्स इनिशियल मंथ्स बट स्टार्टेड होल्डिंग टॉक्स विद वेनेजुएला इन मार्च अ फ्यू वीक्स आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। कह रहे बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फॉलो किया, बिल्कुल वैसा ही पीछे पीछे चला ये। और किसके? ट्रंप की लाइन के अपने शुरुआती महीनों में, इनिशियल मंथ्स में। कह रहे लेकिन इसने फिर शुरू कर दिया होल्ड करना टॉक्स को, बुलाना बातचीत को वेनेजुएला के साथ में इसी साल की मार्च में। और ये कब हुआ सारा काम? अ फ्यू वीक्स आफ्टर द रशियन इन्वेजन, कुछ ही हफ्ते बाद रशिया के इन्वेजन के, रशिया के हमले के, अटैक के यूक्रेन के ऊपर। तो बाइडन ने थोड़ा सा ट्रंप की नीति को आसान बनाया है वेनेजुएला के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है फॉलोड, दूसरी वर्ब है स्टार्टेड। एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड, पास्ट सिंपल टेंस में। और कुछ इसमें देखने वाला नहीं है। कह रहे जी while the US's official narrative is that the decision to ease sanctions was part of larger political reconciliation process with Venezuela, the catalyst seems to be Ukraine and the energy crisis। अब कह रहे जी यूएस कितना झूठ बोलता है। कह रहे जहां यूएस का जो ऑफिशियल नैरेटिव है, यूएस का जो आधिकारिक तौर पे अकाउंट्स ऑफ इवेंट है, नैरेटिव मतलब जो कहानी आप बताते हो ना, आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप झूठ बोलते हो ना, यार मैं लेट इसलिए आया हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, है ना। तो ये जो आप नैरेटिव सा बताते हो, स्टोरी बताते हो अपनी साइड की। कह रहे अमेरिका की सरकारी स्टोरी ये है कि ये सारा डिसीजन जो ईज करने का है, आसान बनाने का है प्रतिबंधों को, ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक सुलटारे की, रिकन्सिलेशन की, सेटलमेंट की प्रोसेस का, जो हो रहा है वेनेजुएला के साथ। कह रहे यहाँ जहाँ पे ये अमेरिका ये बात कहता है, वहीं पे जो कैटलिस्ट है, जो इस पूरे मामले में स्टिमुलेंट है, जो इम्पेटस है, वो दिखाई देता है। एक तो है यूक्रेन और दूसरा बढ़ता हुआ एनर्जी का क्राइसिस। आई बात समझ में? अमेरिका बोलता है हम तो वैसे ही बात कर रहे हैं वेनेजुएला से, वैसे ही, है ना, मतलब हमारा मन हो रहा था बात करने का, पर ऐसा नहीं है। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप खुद ही फंस गए हो यूक्रेन और एनर्जी क्राइसिस के बीच में। अब वेनेजुएलन तेल की आपको जरूरत है। नैरेटिव की वर्ब है इस, डिसीजन की वर्ब है वॉज। नैरेटिव आप समझा चुका हूं मैं आपको, आपके हिस्से की स्टोरी, अकाउंट्स ऑफ इवेंट, एन इवेंट। रिकन्सिलेशन, आयरनिंग आउट, सेटलमेंट, याद है ना, वो इस तरीके से जोड़ के वर्ड आपको बताया था मैंने। आयरन आउट करना, रिकनसाइल करना, रिकनसाइल वर्ब है, रिकन्सिलेशन एक नाउन है। कैटलिस्ट, इम्पेटस, स्टिमुलेंट, किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन कहलाता है कैटलिस्ट, इसकी वर्ब है सीम्स। आगे कह रहा है जी सैंक्शंस ऑन रशिया हैव पम्प्ड अप प्राइसेस। रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं उन्होंने पंप अप कर दिया है। पंप अप करना मतलब पंप मार मार के फुला देना, ऊपर ले आना, ऊपर ले आया है सैंक्शंस रशिया पे। क्या? इन प्राइसेस को, इन कच्चे तेल के दामों को। कह रहे मिस्टर बाइडेन्स अटेम्प्ट टू रिवाइव द ईरान न्यूक्लियर डील हैव नॉट सक्सीडेड सो फार। और कह रहे बाइडेन का जो अटेम्प्ट है रिवाइव करने का, फिर से जिंदा करने का, और किसको? इस मरी हुई ईरान न्यूक्लियर डील को, जो अभी खत्म हो चुकी है। कह रहे ये सारे अटेम्प्ट्स जो है ना अभी तक सक्सीड नहीं हुए हैं। सो फार हैव नॉट सक्सीडेड। सो फार आप जानते हैं वही एडवर्ब है जिसके साथ में परफेक्ट टेंस ट्रिगर होगा। सो फार है, येट है, ऑलरेडी है, नेवर है ना, इनके साथ में परफेक्ट टेंस आप लगाते हैं। चलो अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, इस सक्सीड नाम के वर्ड पे थोड़ी सी मैं नज़र डलवाऊंगा आपकी, क्योंकि इस वर्ड पे बहुत लोग होते हैं कंफ्यूज। देखो ये सक्सीड है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको कुछ लोग ईडी देखते हैं और बोलते हैं सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लग गई। आ रही है बात समझ में? सक्सीड का मतलब होता है सफलता पाना। सक्सीडिड इसकी सेकंड फॉर्म है। एक और ईडी लगा होगा जब सेकंड फॉर्म बनानी होगी, और वैसे ही सक्सीडिड थर्ड फॉर्म है। तो सक्सीड को फर्स्ट फॉर्म मानकर, थर्ड फॉर्म सेकंड या थर्ड फॉर्म मान करके मत लिख करके आना, ये फर्स्ट फॉर्म ही है ना। इसकी तीनों फॉर्म ध्यान रखनी है। इसका मतलब होता है जीतना,
सफलता पाना, ट्रायम्फ करना, फ्लरिश करना, प्रॉस्पर करना। चलो, अटेम्प्ट्स की वर्ब है हैव नॉट सक्सीडेड। कह रहा है जी द मूव बाय सऊदी अरेबिया एंड इट्स अलाइज टू स्लैश ऑयल प्रोडक्शन हैज़ ऑल्सो माउंटेड एडिशनल प्रेशर ऑन प्राइसेस। कह रहा है जो हरकत आई है सऊदी अरेबिया के और इसके अलाइज के द्वारा, इसके दोस्तों के द्वारा, जो दूसरे गल्फ कंट्रीज हैं, है ना। कह रहा है जो मूव है स्लैश कर देने की, काट देने की ऑयल की प्रोडक्शन को। स्लैश का मतलब होता है कट डाउन करना। कह रहा है इस हरकत ने भी ना माउंट कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है, और किसको, और ज़्यादा दबाव को, प्रेशर को प्राइसेस के ऊपर, कच्चे तेल के दामों के ऊपर। तो सऊदी क्या है, प्रोडक्शन ही कम कर रहा है ताकि दुनिया में कच्चे तेल की किल्लत हो जाए और अपने आप ही दाम बढ़ने लगे। तो हर तरफ से दाम ही बढ़ रहे हैं, कोई कम करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। कह रहे द ओनली ऑप्शन नाउ टू गेट मोर ऑयल टू द मार्केट इज टू अलाउ वेनेजुएला टू डू सो। इसलिए अमेरिका का आखिरी विकल्प अब है, ओनली ऑप्शन नाउ है, और क्या करना, गेट करना मोर ऑयल को मार्केट में, और ऑयल को मार्केट में लाने का। कह रहा वो ऑप्शन इज है, अलाउ किया जाए कि वेनेजुएला ऐसा कर पाए, वेनेजुएला ऑयल को दे पाए। समझ में आ गया। अब यहाँ से आरसी का क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाना चाहिए। मैंने आपसे आरसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा वो रीजन है जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। तो सारे रीजन आपके सामने लिख दिए गए हैं, ईरान, अरेबिया, रशिया, यूक्रेन, है ना। तो देख लो, जो नहीं होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। साथ साथ आरसी को सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़े। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट था, इस अलाउ नाम के वर्ड पे ऊपर ही कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो, अलाउ का मतलब होता है किसी को इजाज़त देना, और लेट का मतलब भी होता है किसी को इजाज़त देना। अलाउ की सेकंड फॉर्म अलाउड, अलाउड। लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन फिर भी इन दोनों वर्ड्स में एक डिफरेंस है। डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है। लेट अपने बाद में देगा वर्ब की बेस फॉर्म, अलाउ अपने बाद में लेगा वर्ब का टू इन्फिनेटिव। बना के दिखाऊं। द एग्जामिनर डिड नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। एक्टिव सेंटेंस है, एग्जामिनर ने इजाज़त नहीं दी स्टूडेंट्स को हॉल में एंटर करने की। अब इसी सेंटेंस को मैं लेट से भी बना सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और बनाने का तरीका क्या होगा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, और अलाउ की जगह मैं लगा दूंगा यहाँ पे लेट, लेट। ठीक है। अब मुझे बताओ, अलाउ के बाद में किस काम की इजाज़त दी गई, वो काम बताया गया है टू एंटर, यानी कि एक टू इन्फिनेटिव के साथ, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन जैसे ही मैं लेट लिखूंगा ना, अब यहाँ पे टू एंटर नहीं आएगा, यहाँ आएगा एंटर। आ रही है बात समझ में। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, पर एक लेगा टू इन्फिनेटिव, दूसरा लेगा वर्ब की बेस फॉर्म। अच्छा, दूसरी चीज, अलाउ की V1 V2 V3 चेंज हो रही है, लेट की V1 V2 V3 चेंज नहीं होगी, लेट 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 V1 V2 V3। तीसरी चीज, लेट जो है ना, लेट, इसका कोई पैसिव नहीं होता, ये वर्ब कभी भी पैसिव में नहीं बनाई जाती। इसलिए जब भी कोई सेंटेंस आपको एक्टिव से पैसिव में बनाना हो लेट से, तो लेट को पैसिव में चेंज करने के वक्त हम अलाउ में चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है द स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशंस। सेंटेंस पैसिव में है, वर नॉट अलाउड, देख रहे हो ना, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं दी गई पैसिव वॉइस लगा करके हॉल में एंटर करने की। अब मैं इस पैसिव वाले सेंटेंस को अगर लेट से लिखना चाहूँ, देयर इज़ नो वे, मैं सेंटेंस को पैसिव में नहीं लिख सकता हूँ। इसलिए अगर इस सेंटेंस का पैसिव कोई आपको बनाने बोले, सॉरी सेकंड वाले सेंटेंस का, तो उस सेंटेंस का पैसिव आप लेट की जगह अलाउ से ही बनाएंगे। लेट की कोई पैसिव वॉइस की फॉर्म है ही नहीं। अब लास्ट में एक सेंटेंस दिखा रहा हूँ आपको मैं, अपने विवेक से, अपनी समझ से मुझे बताओ अलाउ और लेट में से कौन सी वर्ब यहाँ पे यूज़ करनी है। द IOC मे नॉट अलाउ, द IOC मे नॉट लेट रशियन प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस ईयर्स ओलंपिक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। अलाउ और लेट में क्या फ़र्क है। जल्दी से यहाँ पे सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो और सही वर्ड को चूज़ करके कमेंट्स में डालो। कोशिश करोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो गलत होगा तो बता दूंगा कमेंट्स में। चलो, आज के क्विज़ में भी ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी अलाउ के बाद में लिखा गया है टू रिटर्न, और यहाँ भी अलाउ के बाद में लिखा गया है टू डू। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी टू बी श्योर द ईजिंग ऑफ सैंक्शंस कम्स विद राइडर्स। कह रहा है इस बात को श्योर मान लेना, टू बी श्योर रहना इस चीज़ को लेके कि क्या जी, जो ईजिंग है इन सैंक्शंस की, जो नरमाई है इन प्रतिबंधों में, ये आती है राइडर्स के साथ। राइडर का मतलब क्या होता है, देखिए राइडर का एक मतलब तो होता है मोटरसाइकिल पे सवार आदमी, दोपहिया वाहन पे, और दूसरा राइडर का मतलब होता है एक स्पेशल कंडीशन, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल स्टिपुलेशन। तो ये जो भी सैंक्शंस आ रहे हैं ना, हट रहे हैं वेनेजुएला से, इस पर एक स्पेशल कंडीशन लगाई है अमेरिका ने, राइडर लगाए हैं। अब बताएगा वो क्या क्या राइडर्स हैं। कह रहा है जी शेवरॉन can produce oil from its fields in Venezuela, but the oil should be exported only to the US. Also, the sale proceeds should be used to pay back state-owned Venezuelan oil company PDVSA's debt to Chevron, some 4.4 to 4.2 billion.
कह रहे जी शेवरॉन जो है अमेरिकी कंपनी जो है एनर्जी कंपनी, ये प्रोड्यूस कर सकती है ऑयल को तेल के कुओं से, ऑयल फील्ड से वेनेजुएला के अंदर। कह रहा है लेकिन राइडर नंबर एक ये है, सारा ऑयल जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा सिर्फ अमेरिका को, सिर्फ यूएस को। साथ ही जो सेल से प्रोसीड्स आएंगी, जो कमाई आएगी सेल को बेच करके इस तेल को, वो सारी कमाई जो है उसको यूज़ किया जाना चाहिए वेनेजुएला के द्वारा कि वो पे बैक करे, वो रिटर्न करे, वापस करे इस स्टेट ऑयल वेनेजुएलन ऑयल कंपनी का, जिसका नाम है PDVSA, उसके डेट को। तो वेनेजुएला की सरकारी ऑयल कंपनी का जो कर्जा है उसको वापस करने में इसकी कमाई यूज़ होगी। और ये कर्जा किसको जाएगा? ये कर्जा है शेवरॉन का, $4.2 बिलियन, लगभग 35,000 करोड़ रुपए। तो ये दो राइडर्स अमेरिका ने लगाए हैं। तेल सिर्फ हमें बेचोगे और जो पैसा आएगा उससे हमारी ही कंपनी को जो आपका कर्जा है पहले उसको चुकाओगे। कह रहा हो लास्ट में क्या है, एंड द लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड एनी टाइम। कुछ भी गलती हुई तो लाइसेंस कभी भी जो है कैंसिल कर देंगे। चलिए, शेवरॉन की वर्ब है कैन प्रोड्यूस, ऑयल की वर्ब है शुड बी एक्सपोर्टेड, अगेन इन पैसिव वॉइस, शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल की वर्ब है शुड बी यूज्ड, अगेन पैसिव वॉइस। लाइसेंस की वर्ब है कैन बी कैंसल्ड इन पैसिव वॉइस, कैन बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो और क्या राइटर्स हैं। कह रहा है जी इवन सो मिस्टर मदरो कैन क्लेम विक्ट्री इन द यूएस इज क्लियर यू टर्न। कह रहा फिर भी, इवन सो मतलब फिर भी। कह रहा मिस्टर मदरो क्लेम कर सकते हैं जीत को, विक्ट्री को, अमेरिका ने जो क्लियर यू टर्न मारा है उसके अंदर। अमेरिका ने तो कसम खाई थी वेनेजुएला का एक भी तेल का बूंद जो है ना दुनिया के बाजारों में नहीं आने देंगे। तो अमेरिका ने जो यू टर्न मारा है ना, इसको दिखा करके मदरो बोल सकते हैं कि देखो मैं जीत गया, अमेरिका हार गया। मदरो की वर्ब है कैन क्लेम। यू टर्न का मतलब होता है आप समझते हैं रिवर्सल या फ्लिप फ्लॉप, अपनी बात से ही पलट जाना। कह रहा है ही हैज़ ऑफर्ड टू बिगिन टॉक्स विद द ऑपोजिशन बट हैज़ नॉट मेड एनी मेजर कंसेशन बियॉन्ड दैट। कह रहा है उसने ऑफर भी किया है कि शुरू कर देगा बातचीत को ऑपोजिशन के साथ में वेनेजुएला की, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा मेजर कंसेशन उसके बियॉन्ड उसने नहीं दिया है ना। कोई और उसने छूट नहीं दी है ऑपोजिशन को कि आपके लीडर्स को हम जेल से रिहा कर देंगे, ऐसी कोई छूट उसने नहीं दी है। ही आया है मदरो के लिए, वर्ब है हैज़ ऑफर्ड, दूसरी वर्ब है हैज़ नॉट मेड। कंसेशन का मतलब होता है छूट या डिस्काउंट या रियायत, है ना, रियायत। कह रहे द यूएस मूव कुड also prompt European countries to revisit their policy towards Caracas। कह रहे हैं अमेरिका का जो ये हरकत है ये प्रॉम्प्ट कर सकता है। प्रॉम्प्ट करना मतलब इंसाइट करना, प्रोवोक करना, भड़काना या उकसाना। तो ये अमेरिका का मूव जो है उकसा सकता है यूरोप के देशों को भी कि वो रीविजिट करें, वो रिव्यू करें, रिकन्सिडर करें, पुनर्विचार करें अपनी पॉलिसी का, जो है कैराकस के लिए, वेनेजुएला की राजधानी के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी सिटी है और सबसे जो राजधानी भी है वेनेजुएला की, कैराकस। तो अपनी अपनी पॉलिसी वो हो सकता है चेंज करने लगे बाकी यूरोपियन कंट्रीज। चलिए, मूव की वर्ब है कुड प्रॉम्प्ट। कह रहा जी द रिटर्न ऑफ फॉरेन कंपनीज वुड अलाउ वेनेजुएला टू रैम्प अप इट्स ऑयल प्रोडक्शन। कह रहा अगर रिटर्न हो गई फॉरेन कंपनीज की यूरोप से, अमेरिका से, ये अलाउ करेगा वेनेजुएला को कि वो रैम्प अप कर पाए, अपग्रेड कर पाए अपने ऑयल की प्रोडक्शन को, ये भी इसको फ़ायदा होगा। रिटर्न की वर्ब है वुड अलाउ। अलाउ के बाद में लगेगा टू इन्फिनिटिव, याद ना आपको टू रैम्प अप लिखा हुआ है, अगर लेट होता तो यहाँ लिखता रैम्प अप बिना टू के, इस टू को निकाल देता। रैम्प अप, अपग्रेड करना, लेवल अप करना, स्केल अप करना, स्टेप अप करना, है ना, रैम्प बना बना के किसी चीज़ को ऊपर लाना। कह रहे जी मिस्टर मदरो सीम्स टू हैव सर्वाइव्ड वेस्टर्न अटेम्प्ट्स टू आइसोलेट हिम बट इज बिगर चैलेंज इज टू राइड आउट द स्टॉर्म एट होम। कह रहे मदरो साहब अब दिखाई देते हैं, सीम होते हैं कि वो सर्वाइव कर चुके हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव लगा के पास में इस काम को कर चुके हैं। उन्होंने अच्छे तरीके से झेल लिया है वेस्टर्न अटेम्प्ट्स को, पश्चिमी देशों की कोशिशों को, जो है इस बंदे को आइसोलेट करने की, दुनिया से अलग थलग करने की। लेकिन बट उनका जो बड़ा चैलेंज है वो है राइड आउट करना, सवार होकर के राइडिंग करते हुए बाहर निकलना। और किस पे? उस स्टॉर्म के, उस तूफान के जो उनके घर में चल रहा है, वेनेजुएला में इस वक्त चल रहा है। तो बाहर से तो ये बच गए, दुनिया ने तो सपोर्ट कर दिया मदरो को, लेकिन वेनेजुएलन लोग इनसे बड़े दुखी हैं, गरीबी के जो है अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए उस तूफान को भी इनको राइड आउट करना पड़ेगा। मदरो की वर्ब है सीम्स, परफेक्ट इन्फिनिटिव बताता है एक काम को जो पास्ट में हो चुका है। चैलेंज की वर्ब है इज, राइड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, किसी चीज़ से मुश्किल कंडीशन से बाहर निकलना, ग्रैपल विद करते हुए, कंटेंट विद करते हुए, है ना। कह रहे जी द विंडो ऑफ री एंगेजमेंट इज हिज अपॉर्चुनिटी। ये जो विंडो मिली है, ये जो छोटा सा टाइम पीरियड मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है री एंगेजमेंट की, फिर से बातचीत की, ये उनकी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए मौका है मिस्टर मदरो के लिए। ही शुड इम्ब्रेस इट विद स्टेप्स टू एड्रेस द क्रिटिकल फीलिंग्स ऑफ वेनेजुएलन्स इकॉनमी पार्टली बिकॉज ऑफ हिज ऑन पॉलिसीज। कह रहा है उसको इस
इस अपॉर्चुनिटी को मदरों को एम्ब्रेस कर लेना चाहिए। एम्ब्रेस का मतलब है गले लगा लेना, एक्सेप्ट कर लेना। और कैसे? उन स्टेप्स के साथ में जो है एड्रेस करने के, संबोधित करने के क्रिटिकल फीलिंग्स को, बहुत ही महत्वपूर्ण नाकामयाबियों को, जो है वेनेजुएलन इकोनॉमी की, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की। अच्छा, क्यों? पार्टली बिकॉज ऑफ इजॉल्व पॉलिसी, ये आंशिक तौर पे इनकी खुद की पॉलिसी की वजह से ही है जो वेनेजुएला में अभी आर्थिक संकट चल रहा है। दूसरा काम क्या करना चाहिए भाई? दूसरा काम करना चाहिए मैंडेटाइज विद द वेस्ट, वेस्ट के साथ में अपने रिश्तों को मेंड करें, रिपेयर करें। और तीसरा काम, एंड जॉइन सीरियस टॉक्स विद अपोजिशन, अपोजिशन के साथ में सीरियस तौर पे बातचीत भी इनको कर लेनी चाहिए। तो ये तीनों काम मिस्टर मदुरो को अब करने हैं। मदुरो की 3 वर्ब हैं, शुड इम्ब्रेस, शुड मेंड एंड शुड जॉइन। इम्ब्रेस करना, गले लगाना, टेकअप करना, एक्सेप्ट करना, वेलकम करना, किसी चीज़ को समझ गए ना, ले लेना अपने पास। चलिए यहीं रैपअप करेंगे आज के सेशन को। छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी वो चीज़ नहीं है जिसने पुश किया है एनर्जी के प्राइसेस को अप? तो पैसेज पढ़ते पढ़ते इसका आंसर आपको मिल गया होगा। चारों में से देख लो, जिसका जिक्र नहीं किया गया वो आपका आंसर बनेगा, है ना। जिस चीज़ का जिक्र नहीं है तो वो इस आर्टिकल के हिसाब से उसने कच्चे तेल के दामों को पुशअप नहीं किया है, बढ़ाया नहीं है। सेकंड में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है? अब ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, है ना। अच्छे ढंग से आर्टिकल पढ़ा है आपने, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व कहाँ है, अच्छे से आपको बताया गया है। सही आंसर को यहाँ से चूज करो। थर्ड में आपसे पूछा है, इस सेंटेंस को लेट को यूज करते हुए ट्रांसफॉर्म करना है पैसिव में। समझ में आ गया? ये जो लेट वर्ब है ना, लेट वर्ब, इसको पैसिव में चेंज करना है। अब मैंने आपको तरीका बताया हुआ लेट को पैसिव में चेंज करने का। डिसाइडेड वर्ब को नहीं करना, फिर बोल रहा हूँ मैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हुए डिसाइडेड से पंगा नहीं लेना है, पंगा लेना है लेट नाम की वर्ब से और इसको एक्टिव से पैसिव में बदलना। कोशिश करो, कमेंट्स में डालो, मेरा आंसर भी रखा हुआ है फर्स्ट कमेंट में। चौथा में आपसे पूछा है, एक वन वर्ड, किसी प्रॉब्लम या इशू से मैनेज करना या वर्क अराउंड करना। तो इसके लिए 2 वन वर्ड्स आपको आने चाहिए कम से कम, सरकम से बनते हैं दोनों, देख लेना। पांचवा है आयरन आउट, इसका मीनिंग आपसे पूछा है, किसी को हराना, सरकम नेविगेट करना या रिकनसाइल करना। तो सही मीनिंग को यहाँ से चूज करें। पांचों क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाके चेक कर लो, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करो, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात होगी कल की क्लास में। सभी कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल हैं, राइटिंग, एसएससी, बैंकिंग। कोर्सेज का टाइम तब होता है जब आपके कोर्स में, आपके एग्जाम में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल पड़ा हो। तो इसलिए तैयारी आपको आज शुरू करनी पड़ेगी 1 साल के बाद के एग्जाम की, है ना। लास्ट मोमेंट पे कोर्सेज काम नहीं आते हैं। चलिए, कोई क्वेरी हो रिलेटिंग टू एप्लीकेशन या कोर्सेज, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टीम से बात करें। अंटिल देन, साइनिंग आउट।